स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में और इस चैप्टर को ख़त्म करने वाली लास्ट वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं जहां पर डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की भूमिका के बारे में। जो नेम बना था उसमें क्या भूमिका थी, क्या सुपर पावर्स के सामने ये खड़ा था। देखो दोस्तों, नेम में भारत एक लीडर की भूमिका में था। नेहरू जी ने यार विचारधारा दी थी, पूरी आंदोलन करा था बेलग्रेड में और इसी को बैंडुंग समझौते के दौरान नेम बना दिया था। तो हम लीडर की पोजीशन में थे। और आपको पता ही होगा, अगर कोई एक लीडर है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक टीचर है और वो अपने स्टूडेंट को बोलता है कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत है, आपको बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन उसकी भी जिम्मेवारी पड़ती है कि आप पहले खुद बुक पढ़ें, क्योंकि आपको देख के बच्चे सीखेंगे, है ना, कोई गलत संदेश ना जाए। ऐसी हम लीडर थे नेम में। हमें सबसे पहला उद्देश्य था, दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य हम खुद ही दूसरे अलायंसेस से दूर रहें, जो बड़ी सुपर पावर्स थी उनसे दूर रहें। जब हम खुद ही दूर रहेंगे तभी तो दूसरों को कह पाएंगे कि आप भी दूर रहिए। नेम यही तो कहता था, आप दो सुपर शक्तियों से अलायंसेस से दूर रहिए। तो हमें खुद पहले होने की जरूरत थी। तो दूसरा उद्देश्य यह था, जो नई आजाद कंट्रीज हैं, न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज, डिकोलोनाइज्ड, वो सुपर पावर्स के अलायंस में चली गई। तो मामूली तौर पर क्या होता था, कोई छोटा देश उनके खिलाफ नहीं बोलता था, चाहे उनकी गलत नीति हो सही हो। तो अगर वो चली गई तो उनकी गलत नीतियों और उनके खिलाफ आवाज उठाना, ये दूसरी भूमिका थी। नेहरू जी कहते हैं, नॉन अलाइंड इज नॉट अ पॉलिसी ऑफ फ्लाइंग अवे। मतलब जो नॉन अलाइंड गुट निरपेक्ष जो नीति थी, ये भाग जाने की नीति नहीं थी। क्योंकि देश ये भी कहते थे बहुत से कि नेम जो कंट्रीज हैं वो विश्व के दूसरे कंट्रीज के से अलावा भागना चाहती है, कहते कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे। ये भागने वाली कहां से थी? हम तो आपकी गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे। हम तो वो लोग हैं जो पूरी दुनिया के साथ होकर भी उनकी लड़ाइयों को कम करते थे, उनकी लड़ाइयों को सॉफ्ट कोल्ड वॉर में बदलते थे। और अगर आज नेम ना होता तो भैया कितने युद्ध हुए होते। कोरिया में देख लिया होता, 1950s में कराया था आर्मिस्टिक समझौता। तो दोस्तों, हम तो वो लोग हैं जो डिफरेंसेस, जो बड़ी बड़ी अलायंसेस के बीच में मतभेद थे, कंफ्यूजन थी, उनको कम करते थे। अगर कहीं लड़ाई भी हो गई होती, उस लड़ाई को कम से कम करने की कोशिश करते थे ताकि पूरे विश्व में न फैल जाए। अब बात आती है, करते कैसे थे? अगर आज पूरे विश्व में भारत एक शक्ति के रूप में उभर रहा है तो उसके भी कुछ कारण है। अगर अमेरिका इतना अमीर है, उसके भी कुछ कारण है, उसकी पॉलिसीज ऐसी है, तो इसका भी कुछ कारण होगा। तो जो इंडियन डिप्लोमेट्स थे वो बातचीत के रास्ते से, कम्युनिकेशन के रास्ते से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते थे और ये मतभेद कम करते थे। और हमारे यहां तो एक जनरल असेंबली में कहा भी गया है, चर्चिल जी ने कहा था कि जोर इज बेटर देन वॉर। लड़ाई से बात करना ठीक है, सबसे बढ़िया रास्ता है बात करना। आज हमारे यहाँ गलवान घाटी भी इंसिडेंट होते हैं तो हम बात से ही सुलझा लेते हैं, वरना चीन और भारत दोनों शक्तिशाली हैं। अगर हम भारत की भूमिका पढ़ रहे हैं तो हमें यह जान लेना भी जरूरी है कि भारत हमेशा चाहता था कि उसके नेम में जितने भी कंट्रीज हैं, अदर कंट्रीज मेंबर्स, वो भी इस मिशन से जुड़े। कौन सा मिशन? गुट निरपेक्ष होने का। भारत हमेशा जोर देता था उन ऑर्गेनाइजेशन पर, उन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर, जो कि अलायंसेस के बीच में नहीं अड़ी हुई, उनके साथ मिली हुई नहीं है, ताकि वो एक्टिव हो पाए। ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है पूरे विश्व में। आज यूएन को देख लो, कोई भी फैसला निकालता है इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा, ये हम मानते थे कि अगर कोई लड़ाई भी हो गई, अगर वो लड़ाई रुकी भी नहीं, तो उसको कम से कम करने की कोशिश करो। दोस्तों, इस नॉन अलाइंड मूवमेंट में भारत की नीतियों पर भी सवाल उठाए गए। बहुत से लोग कहते थे कि भारत जो है अपनी नेम के आड़े अपनी जो रियल इंटरेस्ट है उसको साबित कर रहा है, उसको मतलब पकड़ रहा है।
तो दोस्तों हम तो वो पेड़ हैं जो सिर्फ पानी लेकर पूरे जिंदगी भर परोपकार करते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं। हमारा कौन सा हित? हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले नीति वाले हैं। हम तो पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं। हमारा कौन सा हित ढूंढ लिया आपने? हमारा कोई हित नहीं था। लेकिन लोग कहते थे कि ये नैम के आड़े, जो कि नैम इसको मौका देता था, भारत को मौका मिलता था कि इंटरनेशनल जो स्टैंसिस प्लेटफॉर्म है उस पर अपनी बात कह सके, है ना। तो उसके आड़े अपने इंटरेस्ट को सीधा, अपना उल्लू सीधा करता था। जो भी इसकी नीति थी, निजी हित थे, वो करता था। ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा कहते थे कि अपनी नीतियों को बैलेंस लेके चलता है। वो तो यार समय की मांग भी थी। बैलेंस लेके चलना ही, बैलेंस का मतलब अगर हमें तेल लेना होता है रसिया से तो तेल भी लेते हैं, हथियार लेने होते हैं अमेरिका से हथियार भी लेते हैं। और सही मायनों में यही होता है नॉन अलाइंड। हम किसी एक के साथ क्यों जाएं? भाई आपने क्लास में एक दोस्त देखा होगा जो दोनों लड़कों की लड़ाई हुई होती है, उसके दोनों से ही फायदा निकाल लेता है। यही तो है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम किसी एक के साथ क्यों जाएं? हम सबसे काम लेंगे। भारत का इन नीतियों पर बहुत विरोध भी हुआ। कहा गया कि भारत कोई भी इंटरनेशनल स्टैंड नहीं लेता है, इंटरनेशनल मुद्दा नहीं पकड़ता है। कैसा इंटरनेशनल मुद्दा? कौन सा? आपकी गलत नीति। आप वॉर कर रहे हो उसमें स्टैंड लें। हम तो नॉन अलाइंड के हैं। जैसे कि यूक्रेन हो रहा है, अभी पैलेस्तीन होता है, ये सब जो हो रहे थे, तो इसमें इंटरनेशनल स्टैंड ये होते हैं इंटरनेशनल स्टैंड। और दूसरा कहा गया कि हम इनकंसिस्टेंट हैं, मतलब हम नेम फॉलो भी कर रहे हैं ना, तो ढंग से नहीं कर रहे। जैसे कि 1971 में उनके साथ चले गए थे, रसिया के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी कर ली थी अगस्त 1971 में। तो कहते हैं कि आप ऐसा नहीं, आपको नहीं करनी चाहिए थी। आप मुझे एक बात बताइए, उधर से अमेरिका आ रहा था अपना 7वां बेड़ा लेके जंग का, पाकिस्तान के साथ था बांग्लादेश क्राइसिस में, और हम कुछ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? हम कुछ ना करें? हमने भी ट्रीटी करी रशिया के साथ, और रशिया ने 30वां जंग का बेड़ा भेज दिया और कह दिया था सामने, भारत पर अटैक, रशिया पर अटैक, आ जाओ ठोक देंगे। ये तो होना ही चाहिए। भारत गवर्नमेंट ने भी इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा उस समय भारत को एक मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत थी, और मिलिट्री सपोर्ट के लिए तो ऐसा किया जाना चाहिए भी, और इससे कोई रिश्ते नहीं बिगड़े डिप्लोमेटिक्स। आज भी भारत के अन्य देशों से वैसे ही रिश्ते हैं जैसे पहले थे, चाहे उसमें अमेरिका हो। अब दोस्तों 1951 में सोवियत यूनियन की गलत नीतियों के कारण वहां पर क्राइसिस आ गया था, इकोनॉमिक क्राइसिस। वहां का अनाज इंपोर्ट हो रहा था, वहां पे जो है पैसे की कमी थी, वहां पर कोई प्राइवेट सेक्टर ही नहीं था, वहां पर ब्यूरोक्रेसी में बहुत करप्शन आ गया था, कोई अपोजिट पार्टी ही नहीं थी। तो दोस्तों वहां पर एक क्राइसिस के दौरान डिसइंटीग्रेशन हो गया। जॉर्जिया, ये सब देश सब टूटने लगे। यूक्रेन उसमें से एक है जिसमें लड़ाई चल रही है। ये टूटने के बाद जो कैपिटलिज्म नीति थी वो हाबिर हो गई, और ये यूएसएसआर भी डेमोक्रेटिक बन गया, जो कि कभी नहीं बनना चाहता था। तो ये विचारधाराओं का युद्ध खत्म हो गया, क्योंकि विचारधारा दूसरे पर हाबिर हो गई। और जब ये हाबिर हुई तो ये नैम की नीतियां भी कम इफेक्ट में आने लगी, नैम भी थोड़ा डाउन पड़ गया। अभी देखा होगा आपने 1991 में एलपीजी हमने फॉलो करी थी हमारे देश ने, तो वहां पर भी कैपिटलिज्म आ गया था। 15 दिन का पैसा बचा था, 100 करोड़ रुपए वो करके आए थे, सोना लेके आए थे मनमोहन सिंह जी फॉरेन मिनिस्टर जब के। तो जब कैपिटलिज्म फॉलो हो गया तो हमारी नीति भी बहुत कम हो गई, हम स्टैंड लेने लायक उस स्थिति में रहे नहीं। लेकिन दोस्तों इस नैम ने एक बहुत बड़ी बात सिखा गया, एक इतिहास लिख गया कि अगर गरीब देश भी एक साथ आ जाएं तो पावर बन सकती है, सुपर पावर राज कर सकते हैं। और नैम का यही हाल था असली में। नैम पहले बहुत तगड़ा संगठन माना जाता था, इसकी नीतियां, और इनसे तो हमें सीखना भी चाहिए कि डू नॉट फॉलो एनी सुपर पावर, परस्यू योर ओन फॉरेन पॉलिसी, यू विल बिकम सुपर पावर। दोस्तों इसमें बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। आपको सफल बनने के लिए किसी की कदमों से कदम मिलाने की जरूरत नहीं है। आप अपने खुद के विचार पैदा कीजिए, आप अपने आप को जानिए। इसी संदेश के साथ दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले चैप्टर की वीडियो में। यह चैप्टर होता है खत्म। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।